हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तेजपुर कहकर एक गांव में विश्वजीत नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी कादम्बरी और अपनी बूढ़ी माँ अम्बा के साथ रहा करता था। विश्वजीत की बांस की खेती थी, जहां पर वो बांस उगाता और उन्हें व्यापारियों को बेचा करता। लेकिन इस साल बांस का व्यापार बहुत कम हो चुका था, जिस कारण विश्वजीत बहुत चिंतित रहता। आज उसका जन्मदिन था और उसी खुशी में कादम्बरी ने चिकन बनाया था। अरे मुन्ना, आज तो तेरा जन्मदिन है। तनिक आज के दिन तो चिंता को गोली मार के खुश रहे। कैसे खुश रहूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब कैसे होगा? इतने सारे खर्चे हैं, बांस का व्यापार भी नहीं हो रहा है। कितने सारे बांस बस यूं ही जाया जा रहे हैं। चिंतित न रहूं तो और क्या करूं? फिलहाल की चिंता छोड़िए और ये आपका मनपसंद चिकन खाइए। मैं जानती हूँ इसे खाने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपका मूड भी फिर से अच्छा हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। तीनों भी चिकन खाते हैं और विश्वजीत चिकन खाकर वाकई में खुश हो जाता है और उसका चेहरा चमक उठता है। अरे वाह कादम्बरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट चिकन बनाया है कि इसका क्या ही कहना। है ना माई? हाँ मुन्ना, सच में बहुरिया, तेरे हाथों में जादू है, जादू। धन्यवाद सासू माँ, धन्यवाद जी। विश्वजीत अपने दोस्तों से कहकर व्यापारियों की तलाश करने के लिए कहता है, पर फिर भी उसका बांस खरीदने एक व्यापारी तक नहीं आता। विश्वजीत अब सोचता है, व्यापारी नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? मैं अब अपने इन बांस को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं इन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। बाजार में गांववासी तो जरूर खरीदेंगे मेरे बांस को। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। विश्वजीत बांस को बाजार में बेचने लगता है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है और कोई भी उसके बांस को नहीं खरीदता। वो बहुत दुखी हो जाता है और घर पर खाली हाथ लौट आता है। तू भगवान जी पर भरोसा रख मुन्ना, तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा, देखना तू। कब माई, कब? इतने सालों से तो मैं मेहनत ही करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला। उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ने लगती है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। सारा राशन खत्म हो जाता है और तो और घर का किराया ना भरने पर घर का मालिक उनकी बिजली काट देता है। ना जाने क्या होगा। मैं तो मुसीबतों के सैलाब में डूबते ही जा रहा हूं, डूबते ही जा रहा हूं। तभी कादम्बरी कहती है, जी मेरे पास एक सुझाव है। कहो कादम्बरी। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, वो भी बांस का बना हुआ। हमारे पास अभी इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद कर उसमें अपना ढाबा खोलें। बात तो तुम एकदम सही कर रही हो। आजकल ढाबे का बिजनेस ही सबसे अच्छा और तगड़ा चल रहा है। मैं अपने बांस से एक ढाबा तो जरूर बना सकता हूँ। और बहुरिया उसमें चिकन बनाएगी, देखना। तेरा चिकन खाकर सभी उसके पीछे लट्टू हो जाएंगे। ये अम्बा तिवारी का वादा है। धन्यवाद सासू माँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि हम चिकन ही बेचेंगे। चिकन सभी खाना पसंद करते हैं और वो ज़्यादा बिकेगा भी, इसीलिए हम उसे ही बेचेंगे। और हमारे ढाबे का नाम होगा बांस चिकन ढाबा। है ना अच्छा नाम? बहुत ही अच्छा नाम है कादम्बरी। अब जल्दी से भगवान का नाम लो और अपने नए काम का शुभारंभ करो। विश्वजीत अपनी खेत में से बांस काटता है और उसका ढेर सारा इकट्ठा करके बांस का ढाबा बनाना शुरू करता है और लगभग 2 दिनों में वो एक सुंदर सा ढाबा तैयार कर देता है और बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है चिकन बांस ढाबा। कादम्बरी, हमने इस ढाबे का उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन ये हमें मुनाफा तो देगा ना? या फिर हम इसमें भी घाटे का सौदा कर बैठेंगे? मुझे तो बड़ी चिंता सताई जा रही है। जी आप चिंता मत कीजिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। भरोसा रखिए खुद पर भी और अपने काम पर भी, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान जी पर भी। कादम्बरी ढाबे पर चिकन बनाकर बेचती और विश्वजीत बाकी का काम संभालता। उनका ढाबा इतना अच्छा चलने लगता है कि रोज सुबह से लेकर रात तक उनके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता और सभी चटखारे लेकर बड़े ही चाव से उनके चिकन को खाते। अरे वाह, इतना बढ़िया चिकन तो कहीं भी नहीं खाया। मजा ही आ गया कसम से। अरे मैं तो यहाँ पर भी जी भर के खाऊंगा।
और घर पर ले जाने के लिए भी पार्सल ले जाऊंगा। अरे कादम्बरी जी, पता नहीं क्या जादू है आपके हाथों में, आज इतने सालों बाद कुछ खाकर इतना आनंद महसूस हो रहा है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, इतना बढ़िया बांस चिकन ढाबा खोलने के लिए। मानना पड़ेगा भाई, बांस के कारण इस ढाबे में बहुत रौनक जाग उठी है और यहाँ का परिसर भी बहुत शुद्ध और आरामदायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। कुछ ही दिनों में उनका बांस चिकन ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। देखा मुन्ना, मैंने कहा था ना तुम दोनों सफल हो ही जाओगे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। जी माही, हम भी बहुत खुश हैं। उसी गली में एक और ढाबा था जिसका मालिक था सोमेंद्र। सोमेंद्र को विश्वजीत की सफलता देख बहुत जलन महसूस होती और हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता, क्योंकि गांव में जब से विश्वजीत और कादम्बरी का बांस चिकन ढाबा खुला था तब से सोमेंद्र के ढाबे का पत्ता कट हो चुका था और उसके ढाबे पर गिनती के ही लोग आते थे, जिससे वो बहुत नुकसान में जाते जा रहा था। किसी काली बिल्ली की तरह रास्ता काट दिया है उस मनहूस विश्वजीत ने मेरा। जब से उसने अपना बांस का ढाबा खोला है तब से मैं तो नुकसान के बोझ तले दबा ही जा रहा हूं। नहीं, मैं यूं खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे उस विश्वजीत को मेरा इस तरह नुकसान करने से रोकना होगा। मुझे उसके ढाबे का नामो निशान मिटाना होगा। बदले के भाव से सोमेंद्र रात के अंधेरे में विश्वजीत और कादम्बरी का ढाबा तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देता है और तो और वो विश्वजीत का बांस का खेत भी जला देता है। इतने बड़े नुकसान से विश्वजीत पूरी तरह टूट जाता है और उस पर मानो फिर से दुखों का पहाड़ गरज पड़ता है। एक नई उम्मीद मिली थी मेरे बांस चिकन ढाबे से, अब वो भी टूट गई। अब हम क्या करेंगे कादम्बरी? माई, माई, ये क्या हो गया? भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे हर बार नुकसान और बर्बादी ही मिल रही है? मैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करता हूँ, फिर भी। जी, आप इस तरह टूट जाएंगे तो फिर हम सबको कौन संभालेगा? हमें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा जी। हाँ मुन्ना, तू तो मेरा होनहार राजा बेटा है ना, तो फिर तू इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकता है मुन्ना? सोमेंद्र विश्वजीत की बर्बादी से बहुत खुश होता है क्योंकि गांव में सभी फिर से उसी के ढाबे पर जाने लगते हैं। एक दिन गांव में ओबेरॉय कहकर एक बड़ा रेस्टोरेंट ओनर आता है और वो विश्वजीत से मिलता है और कादम्बरी से चिकन बनाने के लिए कहता है। वाओ, फैंटास्टिक कादम्बरी जी, आपके हाथ के बने चिकन का टेस्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल कंट्रीज में मिलने वाले चिकन की तरह है। वहां तो भी सभी फ्लेवर्स और तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, तब जाकर उनके चिकन का स्वाद पर चार चांद लगते हैं। लेकिन आप तो अपने ही देसी स्टाइल से चिकन को और भी डिलीशियस बनाती हो। मेरे शहर में करीबन 15 से 20 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे मेरे दोस्त ब्रिज ने आपके चिकन के स्वाद के बारे में बताया और मैं आपसे मिलने चला आया। क्या आप मेरे रेस्टोरेंट की मेन शेफ बनना चाहेंगी कादम्बरी जी? ये बात सुनकर कादम्बरी बहुत खुश हो जाती है। आप महीने भर में लाखों रुपए कमा लेंगी, इसका दावा मैं आपको अभी से ही दे देता हूं। जी, मैं आपके रेस्टोरेंट की मेन शेफ बनने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार कादम्बरी शहर जाकर ढेरों पैसे कमाती है और विश्वजीत और कादम्बरी दोनों ही अपने खुद के रेस्टोरेंट खोलते हैं और पैसे कमाकर खूब तरक्की करते हैं। अद्वैत एक अमीर घराने का बेटा था। उनके खानदान की टेक्सटाइल कंपनी पूरे शहर में मशहूर थी। वो अपनी माँ इरावती और पिता जितेंद्र के साथ रहा करता था। एक रोज अचानक से इरावती और जितेंद्र देखते हैं कि अद्वैत एक गांव की लड़की रज्जो के साथ शादी करके बंगले की चौखट पर आया है। दोनों के गले में वरमाला थी। अद्वैत बेटा, तुझे ये गांव की गंवार लड़की ही मिली थी क्या शादी करने के लिए? इतनी सारी लड़कियां हैं, पूरे शहर की लड़कियां तुझ पर मरती हैं। अरे और नहीं तो क्या, कहाँ तू एक बड़ा बिजनेस टाइकून और कहाँ ये गांव की देसी देहाती लड़की। मॉम, डैड, आप प्लीज इसे ऐसे मत कहिए। इसका नाम रज्जो है, ये मेरी वाइफ है अभी। रज्जो और मैं, हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी कंपनी के काम के सिलसिले में मैं इनके गांव चिरौली गया था और वहां की 1 महीने की बिजनेस ट्रिप में मुझे और रज्जो को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्लीज
हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ना, हरगिज नहीं होगा। न जाने कौन से खेत से उठाकर लाया है तू इस कलमुही को। इसके बदन से कितनी गंदी तेल की बू आ रही है। छी, इतने बड़े रईस खानदान की बहू, और वो भी ये अनपढ़ गवार। तभी रज्जो बोलती है, गवार नहीं सासू माँ, हम पढ़े लिखे हैं। हम जानत हैं कि जौन कदम हम दोनों लोगन ने उठाया है ऊके कारण आप दोनों को बहुत ठेस पहुंच रही, लेकिन हमका माफ कर दे। हम और अद्वैत जी एक दूसरे से बहुते प्यार करत है। अरे चलो इरावती, ये फालतू का तमाशा हम और नहीं देख सकते। जितेंद्र और इरावती दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और बेचारी रज्जो रोने लगती है। देखा अद्वैत जी, हम तुमसे कहत रहे कि ई शादी से तोहार माई बापू को बहुत बुरा लागल है, और देखो वही हुआ। हमका माफ कर दो अद्वैत जी, हमका माफ कर दो। रज्जो, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी होता है। हमारा प्यार पवित्र है, हमारी ताकत है। अगले दिन रज्जो अपनी पहली रसोई बनाती है, जिसमें वो सारा देसी खाना ही बनाती है, और उस देसी खाने को देख इरावती और जितेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा ऑयली खाना! अरे इतने तेल की मिलावट करके हमारी जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा? और ये सब क्या है? समोसे, कचौड़ियाँ, जलेबी, ये सब देसी खाना क्यों बनाया है इस नॉनसेंस ने? घर के सारे नौकर चाकर क्या घोड़े बेच के सो रहे हैं? जाओ जल्दी हमारा डाइट फूड लाओ। और अद्वैत बेटा, तुम इस इडियट गवार औरत के हाथ के बने खाने का एक निवाला तक नहीं खाओगे। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। तुम्हें हैंडसम से एक बदसूरत बना देगी ये लड़की। मॉम प्लीज ऐसे मत बोलो। रज्जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और तो और चिरौली में इसका एक छोटा सा ढाबा भी है, जहां ये अपनी नानी माँ के साथ देसी खाना बनाकर बेचती है। ढाबा पर ही हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। जाए दो सासू माँ, ससुर जी, अगर आप दोनों को हमरे हाथ का खाना बुरा लागत है तो कौनो बात नहीं, मत खाइए। हम आपके लिए फ्रूट सलाद बनाकर लाते हैं। कोई जरूरत नहीं। तुम जैसी देसी जाहिल औरत एक हेल्दी फ्रूट सलाद में भी चाट मसाला मिला देगी। बेवकूफ कहेंगी। मेरे इस बड़े शीश महल में 50 से भी ज्यादा नौकर है। अगर तुम्हें नौकरानी बनने का इतना ही शौक है तो अपने चिरौली में जाकर बस जाओ वापस। रज्जो को इरावती की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप सब कुछ सुनकर सह लेती है। दिन ब दिन अद्वैत और रज्जो दोनों ही बहुत खुश रहने लगते हैं। अद्वैत रज्जो के लिए महंगी ज्वेलरी और कपड़े लाता है और उसे हनीमून पर भी लेकर जाता है। ये सब देखकर इरावती का खून खौलने लगता है। ये रज्जो हमारे अद्वैत की बीवी नहीं हो सकती। हमेशा से मेरा यही सपना रहा है कि मेरे बेटे की बीवी और इस घर की बहू एकदम क्लासी हो, बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी, ना कि एक गांव की गवार। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इरावती? अद्वैत और रज्जो दोनों की शादी तो हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तो तुम चाह कर भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। इरावती सिंघानिया अगर कोई चीज करने की ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। मेरी सहेली दामिनी की बेटी लावण्या अब रज्जो और अद्वैत की जिंदगी में उन दोनों के बीच आएगी, और फिर देखना कैसे मैं उस गांव की घटिया लड़की को मेरे राजकुमार जैसे अद्वैत की जिंदगी से कूड़े की तरह बाहर निकाल फेंकती हूँ। इरावती लावण्या के पास जाकर उसे कहती है कि वो उसके साथ घर चले और रज्जो और अद्वैत के बीच आए, अद्वैत को अपनी ओर आकर्षित करे। लावण्या इस बात पर कहती है, ओके इरावती आंटी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अद्वैत को चुंबक की तरह खुद से चिपका लूंगी। आप बस अब ये समझो कि आपके जीवन से रज्जो नाम की बला अब टलने वाली है। हाय, तू कितनी अच्छी है लावण्या बिटिया। इरावती लावण्या को घर लाती है और फिर अद्वैत और रज्जो से कहती है, मॉम, ये कौन है? ये लावण्या है अद्वैत बेटा, मेरी सहेली की बेटी है। कुछ दिन हमारे घर पर ही रहेगी क्योंकि इसके मॉम डैड काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। नमस्ते लावण्या दीदी, हमार नाम रज्जो, अद्वैत जी की धर्मपत्नी। नमस्ते रज्जो, तुम बहुत स्वीट हो। स्वीट माय फुट। ये लड़की इस घर के लिए पनौती है।
डैड प्लीज प्लीज स्टॉप इट। हाय लावण्या, नाइस टू मीट यू। लावण्या सीधे अद्वैत को गले लगकर कहती है, इट्स लवली टू मीट यू अद्वैत। अद्वैत लावण्या की इस हरकत से थोड़ा सा ऑकवर्ड और अजीब महसूस करता है। लावण्या अब यूं ही रज्जो और अद्वैत के बीच आती ही रहती है। रज्जो, तुम तैयार हो गए या नहीं? अरे जल्दी चलो वरना सुबह का मंदिर की आरती मिस हो जाएगी। हाँ अद्वैत जी, आवत है 2 मिनट में। ओह वाह, तुम दोनों मंदिर जा रहे हो, मैं भी आऊंगी। लावण्या डायरेक्टली कार की फ्रंट सीट पर अद्वैत के बगल में बैठ जाती है और फिर बेचारी रज्जो को पीछे ही बैठना पड़ता है। फिर एक रोज जब अद्वैत और रज्जो एक डिनर डेट पर जा रहे होते हैं, तभी लावण्या रज्जो को रूम में लॉक कर देती है और होटल में अद्वैत के पास जाती है। अरे अद्वैत, तुम यहाँ रज्जो का इंतजार कर रहे हो क्या? डिनर डेट एंड ऑल? हाँ, हाउ रोमांटिक। हाँ लावण्या, लेकिन रज्जो फोन कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। जाने दो ना, बिजी होगी किसी काम में। चलो आज हम दोनों डिनर करते हैं साथ में। लेकिन लावण्या। अद्वैत कम ऑन यार। लावण्या अद्वैत की गोदी में जाकर बैठ जाती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। इरावती लावण्या के काम से बहुत खुश होती है। बहुत खूब लावण्या, इसी तरह रज्जो और अद्वैत के बीच आ जा, दरार बनकर, और फिर तुझे मेरी बहू बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इरावती वहां से चली जाती है। तभी लावण्या कहती है, बेचारी इरावती आंटी, इन्हें तो पता ही नहीं कि जिस लावण्या पर भरोसा करके वो उसे घर लाई हैं, वो तो असल में लुटेरी है। बस अब कल का दिन, उसके बाद मैं इस अमीर परिवार का सारा पैसा चुरा कर यहाँ से भाग जाऊंगी। लावण्या अगले दिन घर में बॉम्ब प्लांट करती है और सारा पैसा चुरा कर भाग जाती है। वहीं रज्जो जब बाजार से घर पर लौटती है, तभी बंगले को जलता हुआ देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, सासू माँ, ससुर जी, अद्वैत जी। रज्जो फौरन घर के अंदर भागती है और पाइप के पानी से आग बुझाकर बेहोश पड़े अद्वैत, इरावती और जितेंद्र को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उनके इलाज के लिए पूरे 50,000 रुपए मांगते हैं। हे गंगा मैया, ओ लावण्या तो सब कुछ लूट कर भाग गई। अब हम कहाँ से पैसा लाएं? सासू माँ, ससुर जी और अद्वैत जी की जान को हमें कौनो भी हाल में बचाए के पड़ी। अब हमें फिर से उ गाँव की रज्जो बने के पड़ी। अपन ससुराल और अपन सुहाग की जान बचाए के खातिर ये देसी बहू अब अपन देसी ढाबा खोलेगी। रज्जो स्टेशन के बाहर अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और वहां पर देसी फूड आइटम्स बनाकर बेचती है। वो यूं ही 5 दिन तक ढाबा चलाती है और खूब पैसे कमाती है। उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर्स आते हैं। अरे बोले तो गजब का देसी खाना बनाती हैं आप। हमारे रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स तो बस खाने के दीवाने हो गए थे। अरे सच में, मेरे पूरे परिवार को भी इस ढाबे का सारा खाना पसंद है। आप कमाल हो रज्जो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। और इस तरह रज्जो पैसे कमाकर अद्वैत, इरावती और जितेंद्र की जान बचाती है और 5 दिन के पूरे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का बिल भरती है। इस हादसे के बाद इरावती और जितेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो रज्जो से माफी मांगकर उसे अपने घर की बहू के तौर पर स्वीकार कर लेती है। रज्जो, जो काम उस रात मुझे कर देना चाहिए था, आज मैं उसे पूरा करूंगी। आज तुम इस घर में बहू की तरह गृह प्रवेश करोगी। आओ। धन्यवाद सासू माँ। और इस तरह रज्जो गृह प्रवेश करती है। पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता है और रज्जो अपने देसी ढाबे को भी संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।